जब दो पुलिस वाले एक अपराधी को कोर्ट से पेशी करके वापस लौट रहे थे तो उसी दौरान वह अपराधी कहता है कि साहब मुझे टॉयलेट लगी है, वह बाथरूम के लिए जाना चाहता है। तो साथ के जो पुलिसकर्मी होते हैं वह उसे कहते हैं जाओ कोई बात नहीं है। और जैसे ही वह बाथरूम में जाता है, काफ़ी समय बीत जाता है, वह वापस नहीं आता है। तो यह दोनों पुलिसकर्मी जाके पास देखते हैं तो अंदर से दरवाज़ा बंद होता है। इसके बाद दरवाज़ा को तोड़ा जाता है तो वह देखते हैं कि खिड़की के रास्ते से वह अपराधी भाग चुका होता है। इसके बाद दोनों कांस्टेबलों में से एक कांस्टेबल काफ़ी रोने बिलखने लगता है, क्योंकि उसका नौकरी के आखिरी समय चल रहे थे। वह काफ़ी परेशान हैरान था कि आखिरकार मेरे नौकरी में यह दाग लग जाएगा कि आखिरकार यह कैसे अपराधी भाग गया। वह कोई ऐसा वैसा अपराधी नहीं था, बल्कि उसके ऊपर 19 हत्याओं की केस थी, जिसमें 18 महिलाओं का उसने बलात्कार और हत्या की थी और एक पुरुष की उसने हत्या की थी। आइए घटना को विस्तार से जानते हैं। सजग रहिए, सावधान रहिए, ऐसी दुर्घटनाएं आपके साथ भी हो सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सामाजिक घटनाएं। मैं सुनील फिर से एक सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। यह घटना तमिलनाडु प्रदेश के सेलम जिला के शंकरी गांव की है। जब कुछ शख्स खेतों में काम कर रहे थे तो वहाँ काफ़ी दुर्गंध आ रही थी। तो लोग आसपास के काफ़ी परेशान हैरान थे कि आखिरकार यह दुर्गंध कहाँ से आ रही है। इसके बाद जाके लोग देखते हैं तो एक महिला की डेड बॉडी पड़ी थी और वह भी अर्धनग्न हालत में थी। इसके बाद लोग पुलिस को तुरंत ही सूचना देते हैं और पुलिस आती है और मौके पे जब पहुंचती है तो उस बॉडी को देख के पुलिस को यह समझते देर नहीं लगती है कि इसके साथ बहुत ही हैवानियत के साथ इसकी हत्या की गई है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए थाने लेके आती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यह घटना 29 सितंबर 2009 की है। जो यह महिला थी वह कोई ऐसी वैसी महिला नहीं थी, बल्कि वह एक कांस्टेबल थी, पुलिस कांस्टेबल थी, जिसकी हाल फिलहाल में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री की एक जनसभा थी, उसी में उसकी अस्थायी रूप से ड्यूटी लगी थी। वह महिला कांस्टेबल अचानक से गायब हो जाती है और उसका कुछ अता पता नहीं चल पाता है। पुलिस तमाम कोशिश करती है खोजने की, लेकिन उसका कोई भी सुराग मिल नहीं पाता है। तमाम खोजबीन के बाद उस महिला पुलिस का पता तो चलता है, लेकिन वह इस हाल में होती है कि वह मर चुकी होती है। उसकी लाश छत बिछत थी। लोगों को देखकर ऐसे मानो ऐसा प्रतीत होता रहा था कि उसके साथ किसी ने बहुत ही घटिया हरकत की हो। पुलिस इस मामले को लेकर काफ़ी परेशान हैरान थी कि आखिरकार पुलिस वाले के साथ यह कौन ऐसी घटिया हरकत कर सकता है। 23 अगस्त 2009 को एक महिला चीखती चिल्लाती हुई भागते हुए आ रही थी। तो लोगों की भीड़ उससे पूछती है कि आखिरकार क्या हुआ। इशारों में बताती है। तो वह महिला जिधर से आ रही थी उधर ही लोग भाग के जाते हैं। तो कुछ दूर पे देखते हैं कि एक शख्स है और वह काफ़ी लंबे लंबे बाल और बड़ी बड़ी मूछें दाढ़ी रखे हुए हैं। लोग उसे पकड़ लेते हैं, मारते पीटते हैं और इसके बाद पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस आती है, उसे पकड़ के थाने ले जाती है। जब पुलिस उसे थाने में पूछताछ करती है तो वह कई सारे ऐसे राज उगलता है जिससे पुलिस को सुन के यह घटना उस पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार कोई शख्स इतना कैसे क्रूर हो सकता है। वह पेशे से एक ट्रक ड्राइवर होता है और उसी ज़िले का एक जगह है कन्यान पट्टी का रहने वाला है, जिसका नाम एम शंकर है। एम शंकर की शादी बहुत पहले ही हो जाती है और उसकी 3 बेटियां हैं। और जैसे ही बेटियां बड़ी होने लगती हैं तो वह शहर में कमाने के लिए आ जाता है। तो शुरू में आकर वह ट्रक की खलासीगिरी करता है। धीरे धीरे वह कुछ दिन में ट्रक चलाना सीख जाता है और ट्रक चलाने लगता है। वह जब लॉन्ग रूट में जाता था तो अक्सर रोड के किनारे सेक्स वर्कर महिलाएं जो होती हैं वह मिला करती थी और उन्हें उनके बैठाता था, गाड़ी में ले जाके उनके साथ सेक्स करता था। इसी तरीके से 23 अगस्त 2009 की बात है, जब वह डेली रूटीन वाले रास्ते से गुजर रहा था तभी एक महिला उसे हाथ देती है और वह ट्रक को रोकता है और उस महिला को वह गाड़ी में बैठा लेता है। इसके बाद धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती है। कुछ दूर पे जाने के बाद वह कोई सामान निकालता है और उस महिला से बातों बातों में वह खाने के लिए दे देता है। जैसे ही वह महिला खाती है और कुछ देर बाद अचेत हो जाती है। इसके बाद वह महिला को लेकर ट्रक को साथ में लेके
आगे बढ़ जाता है और एक सुनसान जंगल में लेके चला जाता है और वहाँ ले जा कर के उस महिला के साथ दुराचार करता है। लेकिन जब उस महिला की आँख खुलती है तो वह देखती है कि उसके शरीर पे एक भी कपड़े नहीं थे और वह नग्न अवस्था में थी और हाथ पैर उसके बंधे हुए थे। यह देखकर वह चिल्लाने घबराने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं था क्योंकि वह एक सुनसान जंगल था। उसने लाख कोशिश की लेकिन वह कुछ भी सुना नहीं। वह धीरे धीरे उसके साथ रेप करता, उसको मारता पीटता, चीखती चिल्लाती, लेकिन उसका एक भी दर्द वह सुनने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे 10-15 दिन 20 दिन बीत जाते हैं और यह सिलसिला हमेशा चलता रहता है उसके साथ। लेकिन एक दिन की बात है जब उसका उस महिला से जी भर जाता है तो वह अपने बैग से एक धारदार हथियार निकालता है और उसी हथियार से उसकी गला रेत कर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उस महिला को लेकर एक दूसरे स्थान पे ले जाके फेंक देता है और ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस जब इतनी सारी बातें सुनती है तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जब यह लोगों तक खबर पहुँचती है तो लोगों में एक डर सा बन जाता है। लोग समझ जाते हैं कि आखिरकार कोई इंसान इतना कैसे क्रूर हो सकता है। इसके बाद पुलिस सारी घटना सुनने के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है और वांछित धाराओं के अनुसार उसे उस धाराओं में लिप्त होने की वजह से उसे जेल में बंद कर देती है। इसके बाद उस दिन का इंतज़ार होता है कि जब इसको सज़ा सुनाई जाएगी। ये 17 मार्च 2011 का वाकया है जब 2 सिपाही इसे धर्मपुरी कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रहे थे। एक का नाम चिन्ना स्वामी और दूसरे का राजा वेलू। यही 2 कांस्टेबल थे जो कि उसको पेशी के लिए ले जा रहे थे। पेशी के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तो रास्ते में वह उनके गिरफ्त से फरार हो जाता है और भाग जाता है। इसके बाद जब वह भाग जाता है तो उसमें से एक कांस्टेबल काफ़ी रोता है, विलखता है, क्योंकि उसके नौकरी के आखिरी पल चल रहे थे। तो वह नहीं चाहता था कि मेरी वर्दी पे कोई किसी तरह का दाग लगे, क्योंकि वह एक दुर्दांत अपराधी था और कई सारी हत्याएं किया हुआ था और रेप के कई सारे मामले उसके ऊपर दर्ज थे। इस वजह से वह कांस्टेबल काफ़ी रोता बिलखता था। इसके बाद लोग उसको समझाते हैं, बुझाते हैं, वह मानने को तैयार नहीं था। लेकिन 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं और उस अपराधी को पुलिस पकड़ने में नाकाम रहती है। तो वह चिन्ना स्वामी अपनी ही राइफल से अपने कनपटी पे मार लेता है और अपनी आत्महत्या कर लेता है। पुलिस के पास से भागने के बाद वह कर्नाटक के ही बेल्लारी इलाके में पहुंच जाता है और वहां जाके लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर देता है और वह 1 महीने के अंदर ही 6 महिलाओं का बलात्कार कर देता है और उनकी हत्या कर देता है। उसी दौरान एक शख्स उसको देख लेता है तो उसकी भी वह हत्या कर देता है। इसके बाद बेल्लारी इलाके में ही वह दूसरा अपना निशाना बनाने के लिए एक महिला की तलाश कर रहा था। तो एक महिला को अपना होश का शिकार बनाना चाहता था, लेकिन वह महिला उसके चंगुल से बच निकलती है और चिल्लाने चीखने लगती है। तो आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और जब जाके वहाँ देखते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं, मारते पीटते हैं। इसके बाद पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस आती है और उससे पुलिस गिरफ्तार करके थाने लेके चली जाती है। इसको बेंगलुरु के ही अग्रहारा सेंट्रल जेल में रखा जाता है। वहीं से इसके खिलाफ मुकदमा चलाए जाते हैं और उसे वहीं से 27 साल की सज़ा भी होती है। इसके बाद वह जेल में रहता है और एक दिन मौका पाके वह जेल से भागने में, फरार होने में कामयाब हो जाता है। 30 फुट की करीब दीवार थी और उसे फांद के वह कूद जाता है और कूदने में उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, उसका पैर टूट जाता है। फिर वह जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। भागने के बाद से पुलिस काफ़ी परेशान थी। वह उसके करीब करीब 10,000 पोस्टर शहरों में चिपकवाए ताकि लोग उसे आसानी से पहचान सकें और पुलिस को सूचना दे सकें, लेकिन उसका किसी तरह का कोई लोकेशन नहीं मिल पाता। और जब वह किसी मोबाइल से बात करता था तो मोबाइल से बात करने के बाद वह मोबाइल को किसी ट्रक के ऊपर फेंक देता था और वह ट्रक के साथ ही मोबाइल अन्य प्रदेशों में चली जाती थी, जैसे दिल्ली, बम्बई। उसके लोकेशन सही नहीं मिल पाते थे। जब भी बात करता था अपने घर पे तो वह बात करने के बाद सीधा मोबाइल को किसी ट्रक के ऊपर फेंक देता था और ट्रक के सहारे वह दूसरे राज्यों में चली जाती थी और उसका लोकेशन दूसरे राज्य का बताता था। पुलिस परेशान रहती थी। तो पुलिस ने दिमाग लगाया कि वह इसी
जगह से, यहीं लोकल से ही वह सिम खरीदता है और बात करता है। इसके बाद किसी गाड़ी के ऊपर फेंक देता है और वह लोकेशन दूसरे जगह का बताने लगता है, क्योंकि वह ट्रक या गाड़ी के साथ दूसरे राज्यों में चला जाता है। 6 सितंबर 2013 को एक शख्स मिलता है और कहता है कि भाई साहब, आपके पीछे तो पुलिस लगी हुई है, आपको जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। एक काम करिए, आप मेरी गाड़ी ले लीजिए, इस पर यह गाड़ी बिना नंबर की है, आप लेके आप चले जाइए, मैं आपको रास्ता बता दे रहा हूँ और इसी रास्ते से आप चले जाएंगे तो आपको पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। वह ऐसा ही करता है और उसके बताए हुए रास्ते पे चला जाता है और वह जो शख्स होता है वह पुलिस वाला ही होता है, सिविल ड्रेस में होता है। इसके बाद वह तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस आगे जाके उसे गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उसे बेंगलुरु के ही सेंट्रल जेल में ले जाती है, जहाँ पे कि आज के ज़माने में उसमें आधुनिक व्यवस्थाएं हैं, CCTV वगैरह सभी लगे हुए हैं। जेल के अंदर पुलिस उसकी पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम करती है कि अब यह दोबारा ना भाग सके। 25 फरवरी 2018 को एक नाकामयाब कोशिश करता है भागने की और वह भागने में असफल रह जाता है। 26 फरवरी को वह नाई आता है उसका बाल दाढ़ी बनाने के लिए और जब वह बाल दाढ़ी बना के जा रहा था तो उसी दौरान वह चुपके से एक ब्लेड चुरा लेता है और अपने पास रख लेता है। 27 फरवरी को वह उसी ब्लेड से अपनी गर्दन काट लेता है। जैसे ही वह गर्दन को काट रहा था तो CCTV में पुलिस वाले देख लेते हैं और तुरंत ही मौके पे पहुंचते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद तुरंत ही उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और 28 फरवरी को डॉक्टर वहां उसे मृत घोषित कर देते हैं। इस अपराधी को साइको किलर के नाम से भी जाना जाता था, साइको किलर शंकर के नाम से भी जाना जाता था। इस दुर्दांत अपराधी को पुलिस और कानून तो सज़ा नहीं दे सकी, लेकिन यह अपने किए हुए का सज़ा स्वयं ही अपनी आत्महत्या करके पा लिया। जी हाँ, इसी घटना के साथ होते हैं अलविदा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।